रहमानुर्रहीम। चलो साहब, सबसे अफसोसनाक बात तो वही है, जैसे दोस्त मोहम्मद साहब ने भी कहा, कि इस वक्त सेनेट में टोटल 12 के करीब अरकान बैठे हैं। 86 का हाउस है, और उससे ज़्यादा अफसोसनाक कि चलें अपोजिशन तो हमेशा से गायब रहती है, लेकिन आज सीरियसनेस देखें कि एक भी शख्स इस पूरी पहली रो में मौजूद नहीं है। कितने के लोग सीरियस हैं बजट के हवाले से और हमारी तकरीर सुनने के हवाले से और हमारी रिकमेंडेशन सुनने के हवाले से। लेकिन एनीवे, इन्हीं खाली कुर्सियों को सुनाएंगे शायद, क्योंकि इनके ज़मीर जाग जाएं, लेकिन जागने उन्होंने फिर भी नहीं है। सर मैं आगाज़ करूँगा। सर सुबह मैंने अखबार उठाया आज, और डॉन का अखबार उठाया, द न्यूज़ उठाया, तो उसमें पढ़ने की कोशिश की थी बजट के ऊपर क्या तकरीर करूँ सर। बड़ा ढूंढा, आखिर उसमें से 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त मिली सर बोलने के लिए। सबसे पहले जो मुझे मिला कि सेहत के लिए हुकूमत ने हुवल शाफी का दर्स, खुराक के लिए वल्लाह खैरुर राज़िकीन का वजीफ़ा, और तालीम के लिए रब इज़्ज़त ने इल्मा का वजीफ़ा मुकर्रर और मुख्तस किया है, और आवाम से दरख्वास्त की है कि वजीफ़ा ज़रा ज़ोर से पढ़ा करें ताकि आपके ये जो मामलात ज़िंदगी ठीक हो सके, वरना इन तीनों के लिए इस गवर्नमेंट ने कुछ भी मुख्तस नहीं किया। उससे बड़ी तकलीफ जो हुई वो ये हुई कि जब पीपल्स पार्टी का मैंने बयान देखा, अब ताज हैदर साहब उठ के चले गए, इससे बड़ी मुनाफकत शायद ही कोई जमात कर सकी हो जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी कर रही है, कि एक ज़हर कातिल जैसा बजट पेश हुआ और इन्होंने कहा कि हमें इल्म ही नहीं। फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप पीपल्स पार्टी के पास है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल बजट में मौजूद थे, सारी पीपल्स पार्टी मौजूद थी, सारी बजट में रिकमेंडेशंस अपनी मर्जी की डाल के एंड पे कहते हैं कि हम इसमें शामिल नहीं है। इस ज़हर कातिल बजट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरह शरीक मुजरिम है, शरीक जुर्म है, और आप जो अवाम का ये जो कत्ले आम आज से शुरू होगा, मुआशी कत्ले आम, उसके जो धब्बे हैं वो पीपल्स पार्टी के दाग पे भी लगेंगे। आप तकरीरों से बच नहीं सकते। वो कहते हैं ना, खामोशी बहुकम हाकिम आई थी। पहले कहा था बोलेंगे हम, पीपल्स पार्टी स्टैंड लेगी, फिर ऊपर से हुक्म सादिर हुआ कि ना जाओ इजलास में बैठो, और कल सारी की सारी पीपल्स पार्टी चुप करके हाथ सामने रख के उसमें मौजूद थी। आप लोग भी इसमें शामिल हैं। 2 चीज़ों की क्लैरिफिकेशन कामरान साहब ने रेज की, मैं क्लियर कर दूं। इजाज़ चौसब के हवाले से प्रोडक्शन ऑर्डर मैं बारहा दरख्वास्त करता हूं, आज फिर दरख्वास्त करूंगा। सर सेनेट का सेशन है, लेकिन मुश्किल है आपके लिए भी इशू करना, मैं फिर भी याद कराता रहूंगा। इजाज़ चौसब साहब की बेटे की जो वीडियो थी उसमें वो फरमा रहे थे, अपने बेटे को इन्फॉर्म कर रहे थे कि अवाम के जज्बात बहुत ज़्यादा हैं और अवाम ने ये कर दिया है, और ये गमले भी टूट गए, और ये काम जो चीज़ें बता रहे थे वो अपने बेटे को इन्फॉर्म कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे मैंने कहा। और उसको फिर उठा के उन बेचारे को इस वक्त 1 साल से जेल में डाला हुआ। रिजीम चेंज की उन्होंने बात की, वो भी क्लियर कर दूं। वो सिर्फ ये था, हमें एतराज रिजीम चेंज का भी नहीं था, हमें एतराज वो जो एक मंडी लगाई गई थी जिसमें 20 से ज्यादा अरकान कौमी असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, जिनको 20-20 करोड़ दे के परचेज करके हमसे उठा के सिंध हाउस में रखा गया ताकि हमारी हुकूमत गिराई जा सके, सिर्फ अमेरिका सरकार को खुश करने के लिए। हमें सिर्फ उस पर एतराज था। चले अब बजट पे चलते हैं। सर बजट बड़ा ही जबरदस्त 19 खरब का बजट है। सर मैं हैरान हुआ, ऐसे सुबह से जितनी तकरीर है उसमें किसी ने बजट के नंबर्स पे बात नहीं की, लेकिन मैं थोड़ा सा नंबर्स पे लेके चलूंगा। 19 खरब का बजट है सर, और इसमें जो सबसे मजेदार चीज़ है वो है रेवेन्यू कलेक्शन के टैक्सेस कितने होंगे। सर टैक्सेस की जो अमाउंट दी है सर, वो उन्होंने 38% इस साल बढ़ा दी है, और 13.5 खरब रुपए की टैक्स कलेक्शन दिखाई है। इस 13.5 अरब खरब में टैक्स कलेक्शन में जो डायरेक्ट टैक्सेशन है सर, जो कि तनख्वाहों में से किसी का काटा जाएगा या इनकम एट सोर्स डिडक्शन की जाएगी, वो 5.5 खरब रुपए की है। मजे की बात यह है, इसका सबसे ज्यादा बोझ इन्होंने तनख्वाहदार तबके के ऊपर और मिडिल क्लास पे डाल दिया। हुआ क्या, हमें इन्होंने कहा जी कि 20% तनख्वाहें बढ़ा दी। कल से सारे सरकारी मुलाजिम बड़े खुशी बड़े खुश, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 20% तनख्वाहें बढ़ा दी। मैं आज सुबह सैलरी का स्लैब लेके आया सर, क्या कमाल चीज़ है, थोड़ी कैलकुलेशन। दूसरा, पाकिस्तान को भी पता लगे इशू क्या है। एक वो शख्स जिसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है सर, 12 महीने में वो 1 लाख अपना 12 लाख रुपए कमा लेता है। इससे पहले वो टैक्स देता सर 15,000 रुपए फिक्स टैक्स था, और 12.5% के हिसाब से वो टैक्स देता था, जो कि 1.5 लाख बनता है। 1.5 लाख जमा 15,000, 1,65,000 टैक्स डिडक्ट करता था। इस दफा हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने फौरी तौर पे टैक्स बढ़ा के उसको अब 12.5% था उसको 15% कर दिया, जो कि अब बनता है 1.5 लाख रुपया, 1,80,000 रुपया, और फिक्स टैक्स कर दिया 30,000। ये हो गए 2,10,000 रुपए। सो इससे पिछले साल में वो टैक्स देता था 1,65,000, अब टैक्स देगा 2,10,000। फर्क आ गया सर 45,000 का। इन्होंने कहा जी हमने 20% तनख्वाहें बढ़ा दी। 20% तनख्वाहें बेसिक पे बढ़ती है।
जिसकी 1 लाख तनख्वाह होती है उसकी बेसिक पे 30,000 से 35,000 रुपए होती है। उस 30 या 35,000 के ऊपर जो 20% है वो पूरे साल की जो बनता है, सर मैंने हिसाब लगाया, वो बनता है 48,000 रुपया। सो आपने 48,000 की तनख्वाहें बढ़ा दी लेकिन 45,000 का टैक्स लगा दिया। उसकी जेब में कितने बचे? 3,000 रुपए। टोटल 3,000 पूरे साल में बचेंगे। ऊपर से जुल्म चेक करें, इनडायरेक्ट टैक्सेशन सर 7.5 खरब रुपए का, इनडायरेक्ट टैक्सेशन 7.5 खरब का। और उसमें सबसे बड़ी अमाउंट क्या है? पेट्रोलियम की लेवी, यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौर में हमने 60 रुपए तक मैक्सिमम लेवी रखी थी, इन्होंने बढ़ा के उसको 80 रुपए कर दिया है। 80 रुपए से क्या होगा? और हमने सर 60 रुपए जो रखी थी, हम 35 रुपए से ऊपर कभी भी नहीं गए, इन्होंने 60 को 80 रुपए कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अवाम अब 20 रुपए इस पूरे साल में पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। वो जो 3,000 रुपए एक तनख्वाहदार तबका इस टैक्स में से 20% तनख्वाह के बचा रहा था, जब 20 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ेगा तो वो और पूरे खानदान के ऊपर जो असर आना है पूरे महीने पूरे साल का, वो 40 से 50,000 रुपए आएगा। बचेगा उसके पास 40,000 और इस हुकूमत के पास चला जाएगा। सो मैं ये बता दूं उस पूरे अवाम को भी और इस हुकूमत को भी कि आपके 20% जो आपने इजाफा दिया है उसकी वजह से मिडिल क्लास पूरी दब चुकी है, क्योंकि आपने जो टैक्स स्लैब बढ़ाए वो बेचारा दब गया। और ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए है। आपने जो टैक्स स्लैब बढ़ाई है वो तो तमाम पाकिस्तान के तमाम मुलाजमीन के लिए है जो कि सरकारी नहीं है। अब जो प्राइवेट चैप्टर में काम करता है, किसी गैर सरकारी कंपनी में काम करता है, उसकी तनख्वाह तो उसकी कंपनी नहीं बढ़ाएगी। वजह क्योंकि पाकिस्तान में जो इनकम है वो तो नहीं बढ़ रही। तो कंपनीज और फैक्ट्रीज अगर पैसे नहीं बढ़ाएंगी तो उन्होंने तो अपने लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ानी। सो वहां उसकी तनख्वाह भी नहीं बढ़ी और आपका टैक्स स्लैब बढ़ गया, वो भी बर्बाद हो गया। सो एक तो मेरा यह था कि इन्होंने जो ये जुल्म किया टैक्स बढ़ा के, ये पाकिस्तान के अवाम के ऊपर बहुत बड़ा हथौड़ा मारा। दूसरा सर जब भी बजट पेश किया जाता है एक विजन दिया जाता है इकोनॉमिक्स का कि जी हम पाकिस्तान को किधर लेके जाना चाह रहे हैं। अभी पूरा का पूरा एक कॉन्वॉय जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और गवर्नमेंट का चाइना गया हुआ था। बड़े बड़े लोग भी गए हुए तो सूट पहन के हमें फोटो दिखाई कि सारे वन पेज पे इकट्ठे चलते नजर आ रहे थे। हैरान हूं सर, ये वहां पे चाइना में एक शहर के डिप्टी मेयर से मिलके आए हैं, जिस शहर की वैल्यू पाकिस्तान में वही है जो एक मुल्तान की वैल्यू है, वहां चाइना का मुल्तान के डिप्टी मेयर से मिलके वापस आ गए। भाई आपने जाके उनसे सीखना है तो उनके विजन से सीखे, उनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन से सीखे। यहां पे 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। बजट में एक ऐसा चैप्टर नहीं रखा कि सीपैक के ऊपर उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई एक फैक्ट्री लगा दे, इन प्रोडक्ट्स और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कोई मराद बना दे, कुछ नहीं रखना, सिर्फ चाइना से भीख मांग के वापस आ जानी। कोई विजन इनके पास नहीं था। हैरानी की बात यह है, हमें कहते हैं हम पीआईए बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, स्टील मिल बेच रहे हैं। वजह क्या है? उसकी वजह भी है सर, कानून यह है कि पहले एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, फिर उसमें भर्तियां की जाती है। पीआईए में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दबा के भर्तियां की हैं, सारी सियासी भर्तियां। एमएनए तेरे 100 मुलाजिम, फलाने एमपी तुझे 50 बंदे मिल जाएंगे। इतनी भर्तियां करके उस पूरे के पूरे महकमे को खराब कर देते हैं। जब वो महकमा बिगड़ जाता है कहते हैं जिसको बेच दे। ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है ना, ये पाकिस्तान पे बोझ है, अब इनको बेच दे दिया जाए। ओ हजूर, अपनी सलाहियत पैदा करें। आप पीआईए, रेलवे, स्टील मिल जैसे महकमे चला के दिखाएं, इसीलिए आप हुकूमत में बैठे हैं। अगर जायदादें बेच के आपने पाकिस्तान चलाना है तो फिर पार्लियामेंट भी बेच दीजिए। आप इसको भी आउटसोर्स कर दें, आप इस्लामाबाद का एयरपोर्ट आउटसोर्स कर दें, इसे भी आउटसोर्स कर दें, किसी और को दे दें, वो इससे बेहतर चलाएंगे। हम नहीं चला पा रहे, जिस तरह आपसे हुकूमत नहीं चल रही, ये पार्लियामान भी नहीं चल रहा। मैं खाली कुर्सियों को बैठ के रिकमेंडेशन दे रहा हूं, जहां एक मिनिस्टर एमएनए यहां नहीं बैठा मेरी बात सुनने के लिए। ये पार्लियामान, ये तकरीरें सब फजूल है हजूर, ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी आवाम को दिखाने के लिए। हम भी ड्रामेबाजी कर रहे हैं उनको बताने के लिए कि हम तुम्हारी जंग लड़ रहे हैं। हकीकत में मेरी तकरीर कोई भी नहीं सुन रहा, किसी के ऊपर कान के ऊपर जू नहीं रही कि हम यहां बैठ के क्या बात करते हैं। ये पार्लियामान भी फजूल चल रहे हैं। हमें इशू की बताया गया कि जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब बहुत पढ़े लिखे हैं। सर होंगे पढ़े, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, सूट भी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन क्या वो ये बताएंगे कि आज से तकरीबन 4 महीने पहले उनके पास अपनी शरीयत कौन सी थी? हमारे तो पासपोर्ट कैंसिल कर देते हैं ना जी, कि जी पासपोर्ट कैंसिल है, आप सारे के सारे, क्योंकि जो लोग जाके असाइलम सीकर इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं उनके पासपोर्ट कैंसिल कर दो। ये दूसरी शरीयत नहीं रख सकते। साहब बहादुर खुद हॉलैंड से वापस आए हैं, इनके पास दोहरी शरीयत हॉलैंड की थी। मार्च में इन्होंने हॉलैंड की शरीयत छोड़ी है और पाकिस्तान के वजीर खजाना बन चुके हैं। भाई हॉलैंड के शख्स को क्या पता कि कामुकी में क्या मसला है, उसको क्या पता राजनपुर की तहसील जामपुर में क्या मसला चल रहा है। वो बैठ के इस्लामाबाद ठंडे ऑफिस में सूट पहन
के आता है मैंने बहुत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर दिए हैं। तुम्हें क्या पता हॉलैंड की तकलीफें अपने बर्दाश्त करोगे या हमारे यहाँ पाकिस्तान की तकलीफें तो बताएं। इंपोर्टेड एक फाइनेंस मिनिस्टर हम पे नाफिज कर दिया जिसको पता कख नहीं है और मिला इनको भी जहेज में। जब ये सारे अकेले मिलते हैं मुझे भी कहते हैं ये पता नहीं क्या जालिम दो चीजें में तोहफे में दे दी हैं, एक वजीर दाखिला एक वजीर खजाना। लेकिन हजूर अब बर्दाश्त कीजिएगा। अगला सर हमें कहते हैं जी 3.5% का ग्रोथ। भाई हमारे दौर में 6% पे बाकी कामरान साहब आपके लिए हमारे दौर में 6% का ग्रोथ था जब हुकूमत चला रहे थे, जब आप रिजीम चेंज लेके आए। आज 3.5% के ऊपर सारी की सारी गवर्नमेंट बड़े तबले बजा रही है जी बड़ी ग्रोथ होगी। 3.5% तो शायद इस टाइम मालदीव इतना सा जजीरा है उसकी ग्रोथ भी इससे ज्यादा होगी जिसके पास टूरिज्म के अलावा कुछ नहीं है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान पूरे इस वक्त एशियन कंट्रीज में सबसे कम ग्रोथ पाकिस्तान की है क्योंकि यहां पे नाहल लोग हम पे नाफिज कर दिए गए हैं। मजे की बात जब इनसे एग्रीकल्चर का टाइम तो हो गया सर 20 मिनट तो मैं बोलूंगा और तो कुछ है कोई नहीं 20 मिनट आप एंजॉय करें सर। बहुत बोल लीजिए 20 मिनट सर 20 मिनट नहीं अच्छा सर 5-7 मिनट और जी जी जी। एग्रीकल्चर के लिए इनसे सवाल पूछा, एग्रीकल्चर के लिए सवाल पूछा तो हमें कहते हैं जी 2% एग्रीकल्चर के लिए रखा है। यानी कि पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी 70% किसान पाकिस्तान में बनता है उसके लिए सिर्फ 2%। 15 अरब रुपए का बजट पूरे पाकिस्तान की ज़राअत के लिए रख दिया गया है। जनाब आपने गंदुम नहीं लेनी मत लीजिए, आप 4000 रुपए गंदुम नहीं ले सकते, आप पास एरियत नहीं है। आपने आज 2500 में हमारी गंदुम बर्बाद करके पाकिस्तान की पंजाब की गंदुम बर्बाद कर दी है। हमारी धांच की कीमत इस वक्त 4000 रुपए धांच कोई नहीं ले सकता। हमारी मकई 1500 रुपए में रुल रही है और आपने 15 अरब रुपए ज़राअत के लिए रखे। जिस मुल्क में जिस चीज की स्पेशलिटी होती है उसके लिए पैसे रखे जाते हैं, आपने ज़राअत को बर्बाद कर दिया, 15 अरब रख दिए। जुल्म चेक करें सर। हेल्थ सेक्टर में एक चीज होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि वो दवाइयों में जो ज़राअत डाले जाते हैं जिससे दवाइयां बनती है उस पे 18% जीएसटी लगा दिया। दवाइयां हजूर मैं और आप नहीं खाते, दवाइयां गरीब लोग खाते हैं। आपकी मेरी दवाई तो मुफ्त है, हम बाहर जाएंगे फार्मेसी से मुफ्त लेके आएंगे। अभी पिम्स में मेरा आपका इलाज भी मुफ्त है, मुल्तान निश्तर मेरा भी मुफ्त होगा। जो गरीब ने जाके दवाई मेडिकल से लेनी है आज 18% टैक्स लगा दिया हेल्थ के ऊपर। वो हेल्थ तो पुरतईश नहीं था, ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है, टैक्स लगा के उस पर छोड़ दिया। जनूबी पंजाब का मैं बार बार रोता हूं, शुक्र करे गिलानी साहब नहीं बैठे आज वरना मेरा माइक फिर बंद कर देना था। जनूबी पंजाब के मैं पिट डालता हूं, अभी तो आया नहीं है बजट, कल पंजाब का आ जाएगा। मैंने अभी फिगर देखी है जी हजूर 12 जिला है हमारे जनूबी पंजाब के और तकरीबन 4 करोड़ लोग उन 12 अजला में रहते हैं। पूरे लाहौर में 1 करोड़ 20 लाख लोग हैं। लाहौर का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो पंजाब गवर्नमेंट देने जा रही है उन्होंने 31 अरब रुपया एक लाहौर शहर के लिए रखा और पूरा 61 अरब रुपया पूरे लाहौर का रखा और पूरे जनूबी पंजाब के 12 अजला के 4 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 33 अरब का एनुअल डेवलपमेंट प्लान। मैं बार बार जनूबी पंजाब के सूबे की बात इसलिए करता हूं, आप तो खुद बलोचिस्तान से हैं। यह जुल्म होता है ऐसी जगह पे जहां एनएफसी अवार्ड दिए जाते हैं। इस मुल्क में सबसे बड़ा जुल्म एनएफसी अवार्ड था कि जी सूबों को पैसे उठा के दे दिए क्योंकि सूबों में इनकी हुकूमत है, इनकी टेरिटरीज है, सूबे इन्होंने बनने नहीं देने। अब इस टाइप को 2000 यानी कि 2 खरब सूबों को मिल गया। पंजाब के पास पैसा, सर बात तो सुन ले, पंजाब में जब पैसा गया है अब उसकी बंदरबांट होगी। ज्यादा हो गए, आपने कहा सिर्फ 2 मिनट। सर हजूर 15 मिनट वैसे रूटीन में सारे बात करते हैं, आज आधा घंटा लोगों ने बात की है। इरफान सदीकी साहब सर आपके हो 40 मिनट बात करके नहीं तो उसका अच्छा चले हाथ खोला रखें। वो जो है पाकिस्तानी लीडर, मजे की बात मैं थोड़ी सी बता दूं, उन्होंने और क्या तकलीफ कर दी। 1.5 खरब रुपया रखा है डेवलपमेंट फंड। 1.5 खरब का मतलब समझते हैं सर, यानी कि हम अपने एमएनएस को 1.5 खरब देंगे ताकि सड़कें, नालियां और गलियां बना दे। इसमें मजेदार पता क्या होता है सर, इसके 2 फायदे। एक तो आपको वोट मिलता है कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया मैं उनको 1.5 खरब रुपए बांट दूं, जिसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन उससे बड़ी चीज और होती है कमीशन। चेयरमैन साहब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, हम इसको छुपा नहीं रखते। ये जो डेवलपमेंट फंड है ये करप्शन की बहुत बड़ी कहानी है। सूबों में अलग अलग रेट होंगे, मैं किसी सूबे का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पंजाब में इसका रेट 10% कमीशन है, जिससे डिप्टी कमिश्नर भी खाता है, ओवरसीयर भी खाता है, सुपरवाइजर भी लेता है, जो वहां पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठे हुए एक्चुअल को एक्सियंस कहते हैं वो भी खाते हैं, और जो अवामी नुमाइंदा अगर उसका दीन कबूल करे, अगर वो समझता है तो 5% वो भी खाता है। सो 1.5 खरब रुपए के ऊपर इस दफा ये लोग 30 अरब रेलवे कमीशन के नाम पे खाया जाएगा। कोई कबूल करे या ना करे, लेकिन ये अपने एमएनएस को पैसे देंगे, हमारे एमएनएस को नहीं। आप बजट पे बात कर, मैं बजट बोल रहा हूं सर, 1.5 खरब उस पे रख दिया कर ले। अभी 1 मिनट आपके पास मजीद। अच्छा अगली बात सर, मजे की बात, 1 मिनट, एक सर आखिरी मजा। पाकिस्तान में रिटेलर इस वक्त 30 लाख रिटेलर है दुकानें,
FBR के पास रजिस्टर्ड सिर्फ 50,000 है, उस पर टैक्स ही लगाया। भाई 30 लाख दुकान वाला पैसा बना रहा है। आपको पता है FBR में रजिस्टर्ड जो सुनारा है वो सिर्फ 5,000 है, और उसने अपनी आंदरी पूरे पाकिस्तान में जब किसी से पूछे कहते जी मैं तो 50,000 रुपए क्यों लाता हूं। जी, शुक्रिया। पाकिस्तान का सुनारा 5,000 रुपए महीना का आता है, शुक्रिया। उसको टैक्स नहीं करना क्योंकि वोट जी, बैंक शुक्रिया। मुतासिर होगा। जी, ज़राअत में पैसे, सर बात तो सर नहीं, आप as a member 10 मिनट से- सर सबने 30 मिनट बात की, मैं तो टैक्सेशन पे बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा बात आपने सर, की। जरा 2 जी, मिनट आप शुक्रिया रुकिए, वरना जी। सर किसी को तकलीफ है। शुक्रिया जी शुक्रिया जी शुक्रिया जी। सेनेटर जमीर गोमरो साहब। जी 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 मैं दे दूंगा सर, मैं दे दूंगा। जी 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 मेरी बारी है सर। अपनाउल्लाह साहब, आपको टाइम दे, मैं दे रहा हूं, पूरा मैं पूरा दे रहा टाइम। जमीर गोमरो साहब, हाँ। जमीर गोमरो साहब, जी जी प्लीज 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 जमीर जी Yes, sir. कंटिन्यू। जमीर गोमरो साहब। मिस्टर चेयरमैन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं बजट की जी जमीर साहब। अभी मैं बजट के फिगर्स बयान कर रहा था तो अचानक यहाँ से जो है वो कैदी बोलने लगे सर। कैदी जी, के जमीर कैदी साहब। यहाँ से बोलने लगे। हम तो बजट पर बात करने आए हैं, लेकिन कैदी को मैं बाद में जवाब दूंगा, मैं पहले बजट पर जाऊंगा। लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी हमारे खिलाफ बात की, मैं उसकी भी जो है वो तनकीद तो आसान होती है, लेकिन दिल जिगर के साथ फिर बर्दाश्त भी करें। ये कैदी के कैदी हैं, पहले मैं बजट पर आऊंगा, फिर कैदी के कैदी